Welcome to Conversations. I'm Muqtadar Khan, your host, and today with us we have Ambassador Dr. Ketan Shukla, who has served as India's ambassador to several countries. He's also worked in the power and defense sectors and is recognized as a very important commentator on international affairs. He has lectured all over the world, has also taught classes both in the East and the West. And today he's going to help us understand how India's foreign policy has served India in last year and what the prospects are for the next year. But before we turn to this fascinating topic, you know the drill. Subscribe to the channel, ring the bell so you get notifications about my future videos, like the video, and don't forget to share it with your friends and networks if you like it. Even if you don't like it, share it with your friends. Maybe they will like it. So, Dr. Shukla Saab, welcome to Conversations. Aapko mera namaskar or Happy New Year to you, sir. Happy New Year to you and also the viewers. Yes, sir. Yes, sir. I hope this year turns out to be much better than the previous year. Sir, in the last 1 year, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का चर्चा अब तो बहुत रहा है, स्पेशली India's external affairs minister Dr. S. Jaishankar is now like a superhero. मुझे लगता है कि उनको केप पहना देना चाहिए. So he is like a Marvel superhero के stature पे आ गए हैं इंडिया में. There's a lot of talk about how India has become a major power. India has become a big economy, and especially पिछले एक साल में काफी there is this lot of hype in India about India as the whole world is seeking India, especially जब से अमेरिका ने इनको चेस करना शुरू किया है इंडिया को to join the Quad, become part of the Quad and become an important defense partner, strategic partner वगैरह. तो पिछले एक साल में काफी मेजर एपिसोड्स भी हुए हैं, डिप्लोमेसी के थोड़े चैलेंजेस भी आए हैं. तो आप कैसा रिव्यू करते हैं 2022 को? How was India's foreign policy year 2022? फॉरेन पॉलिसी हिसाब से कहा जाए तो बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं कि आजादी के बाद जो हमारी नीति है उसमें आपने जैसे कहा कि मार्वल के हीरो की तरह, और अभी मार्वल के हीरो आज अभी अमेरिका में तो उसकी आप जानते होंगे. तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, उसने सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है कि 2022 में जो कोविड से रिकवरी, उसके बाद जो यूक्रेन वॉर है, ये मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बड़ा, शायद एक दशक का बहुत बड़ा इवेंट होगा. और इसने हमारी आगे की फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है उसके साथ, उसमें भी इसका बहुत ही महत्व रहेगा. आपने जैसा बताया एकदम सही है कि इंडिया टाइम हैज कम, दिस इज द एज ऑफ एशिया, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पे उनके कहते हैं. और ये टाइम फॉर चाइना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया है. पर 23 में क्या होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है हमारे लिए. एक तो सबसे पहले तो हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने जा रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम उसको अच्छी तरह, ये जो अचीवमेंट 23, 24, 25 अगले 3 या 5 साल में हम ये अचीव करें. तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत इंडिया के बारे में बात होती है, सही है. पर हमारी इकोनॉमी ने इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस पोस्ट कोविड प्रॉब्लम बहुत बड़े टर्बुलेंस को अवॉइड किया है. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में होगी, ये आईएमएफ और बाकी सब एजेंसी भी मानती है. तो एक हम दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पे, सेंट्रल स्टेज पे तो आ गए हैं. और दो चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है. एक तो G20 के जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, 70% जीडीपी है, तो ये और एससीओ दोनों की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास रहेगी. तीसरी चीज ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरा जो जियो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड पूरी की पूरी चेंज हो गई है. इंडिया अब एक सॉफ्ट पावर नहीं रहा है. हमने वंदे मातरम और ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में हुआ था, उससे एक दिखाया है कि हम हमारे सिटीजन को पूरी दुनिया में सेफगार्ड कर सकते हैं, जो पहले भी हुआ है. और नॉन अलाइनमेंट से हम मल्टी अलाइनमेंट की ओर मूव कर रहे हैं, जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं. अब हमारी जो पॉलिसी थी वो शुरू में पंडित नेहरू ने सही किया था, नॉन अलाइनमेंट थी, G77 थी. उसके बाद 62 वॉर का जो दुर्घटना हुई, तो उसके बाद कैनेडी के साथ
नेहरू के संबंध अच्छे थे, पर एक मैं हमेशा मानता हूँ कि हिस्ट्री में कई बार हादसे हो जाते हैं। कैनेडी की कसम में मृत्यु हो गई और धीरे धीरे इंडिया रशिया की ओर झुकता गया। फॉरेन पॉलिसी में तीन चीज होती है। एक तो आइडियलिस्टिक पॉलिसी, जो आइडियल मानी जाती है, जो शुरू में हमारी थी, पर से उनकी कुछ गलतियां, ये जो पॉलिसी होती है उसमें मिसिस गांधी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया, और वो रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं। 71 वॉर में रशिया के साथ पहले एग्रीमेंट किया। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं ये मानता हूँ कि 67 में एक तो उन्होंने चाइना को जो गलवान में ब्लडी नोज दिया था, 71 वॉर में पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ तो एक हमारी कुछ मुसीबतें कम हुई। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग कहते हैं नेहरू जी ने कुछ जमीन गंवा दी, पर सिक्किम जैसा स्टेट कि जिनके भूटान के साथ उनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ और शादी के थे, तो एक सिक्किम जैसा कोई ज्यादा हल्ला गुल्ला हुए बिना भारत के अंदर इनकॉर्पोरेट किया और 84 में सियाचिन लिया। तो ये एक रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है जिसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इसीलिए हमें अब ये देखना पड़ेगा, हमारा अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे है। डिफेंस में हमने बहुत अच्छे एग्रीमेंट किए, पर्टिकुलरली बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका हुआ, उसके पहले लेमो और कोमेसा 2016 और 18 में हुए। तो हमारी जो संबंध है वो अमेरिका के साथ डिफेंस में काफी गाढ़ होते जा रहे हैं। काफी एक्सपर्ट मानते हैं कि हमारे 70% प्लेटफॉर्म रशियन है, पर अब मेरे ख्याल से 60 के आसपास होंगे। तो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए रशिया की जरूरत पड़ेगी। पर नई परिस्थिति में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूक्रेन वॉर ने एक चीज दिखाई है कि जो पुराने शस्त्र थे उसका क्या हाशिया होता है। और इसको देखते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फेनर ने कहा था कि इंडिया इज वेरी हाई ऑन अमेरिकाज लिस्ट ऑफ पार्टनर्स दैट कैन ट्रूली हैव हेल्प मोर फॉरवर्ड ऑन ग्लोबल एजेंडा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। छोटी मोटी जो स्टेटमेंट आते हैं वो आते रहेंगे। ये सब परिस्थिति देखते हुए हमारे लिए 23 में दो चीजें रहेगी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा G20। तो आपने देखा होगा कि बाली में जो मीट हुई थी उसमें भी हमारा एक स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स होल वर्ल्ड इज फैमिली। ये अच्छी बात है। और मैं बाद में भी ये इंडिया के लिए, हम जब आगे इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो G20 की जो मीटिंग होगी उसमें का जो एजेंडा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 2020 में एक जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो डॉक्टर जयशंकर ने होस्ट किया था एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें बेसिकली रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम था। बेसिकली ये कहना कि दुनिया की जो पावर इक्वेशंस हैं वो बदल गए हैं और बैलेंस ऑफ पावर बदल गया है। नए मुल्क आ गए हैं जैसे कि ब्राजील है, इंडिया है, तुर्की है, साउथ अफ्रीका है। ये मुल्क दे आर मोर पावरफुल नाउ देन दे वर इन 1945। तो अब इन मुल्कों की वजह से दे आर प्लेइंग अ बिगर रोल। सो ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। एंड बेसिकली इशारा तो क्या, मतलब डायरेक्ट डिस्कशन ये था कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें एटलीस्ट चंद मुल्कों को, जैसे कि इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी एंड जापान, जिसको G4 कहते हैं, इनको भी इंक्लूड किया जाए। वी हैव टू एक्सपैंड द वीटो पावर। तो आपको कैसा लगता है कि is India closer to achieving that goal? कि India might be considered for a permanent seat in the UN Security Council? Will it become a veto power in the near future? यूएन का आपने देखा होगा कि यूएन की जो गति है वो वो हमारे भारत देश में हम जैसे कहते हैं कि 84 मिलियन रिबर्थ होते हैं, तो काफी स्लो रहती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आपने बताया कि G4 ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, विथ वीटो, विदाउट वीटो, एक पॉसिबिलिटी ओपनिंग हो सकता है कि जो यूक्रेन ने कहा है कि रशिया को यूएनएससी में वीटो में जो 1990 के बाद हुआ, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। पर मुझे नहीं लगता है कि ये हमें इस कोशिश करते हमें सभी ने सपोर्ट किया है, पर ये हमारे लिए मेन गोल ये होना चाहिए कि जैसे जर्मनी और जापान है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे या नहीं आएंगे, पर उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो जो इकोनॉमिक पावर बने हैं. सो इफ वी बिकम इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर इन 10 years, देन आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारा पॉपुलेशन है, वी विल नंबर 3, वी बिकम नंबर 2 इकोनॉमी. पर जब तक इकोनॉमिक सुपर पावर हम नहीं बनेंगे, ये मुझे लगता है कि यूएन का रिस्ट्रक्चरिंग जो आप सभी हम, मेरे ख्याल से हम कॉलेज में पढ़ते तब से सुन रहे हैं, और Yeah. अब हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो शायद ये मेरे ख्याल से हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए. पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, पर्टिकुलरली अब जिससे मैंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा बहुत ही पावरफुल है. अमेरिका में उनकी पर कैपिटा इनकम एवरेज से डबल है, जो 63,000 है, एनआरआई की 125,000 है. वाइस प्रेसिडेंट है, सेनेट कांग्रेस में 5 जी. इंडियन कांग्रेसमैन है, और 23 साल की लड़की यंगेस्ट कांग्रेसमैन स्टेट में इंडिया से बनी है, मलिया. तो ये सब चीजें देखते हुए हमारा 100 कंट्री में हमारी डायस्पोरा बहुत ही स्ट्रांग है. $100 बिलियन तक का फॉरेन एक्सचेंज आता है. तो इंडिया, मेरे ख्याल से एक दो इंडस्ट्री का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया डिलीवर कर सकता है. पहली इंडस्ट्री है डायमंड इंडस्ट्री. 83 तक डायमंड का कुछ नहीं था इंडिया में बड़ा. आज के दिन में 80% स्मॉल, 60% मीडियम, और डायमंड मार्केट हमारे कंट्रोल में है. सेम थिंग इन आईटी जो हुआ, वो एक Y2K में देवांग मेहता ने जो Y2K किया, उसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया के आईटी सेक्टर का जो एक रुतबा बढ़ा है. तो ये दो सेक्टर में हमारी अचीवमेंट बहुत ही बड़ी है. ये देखते हुए जो यदि हम मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अच्छा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं. दूसरी चीज जो मैंने आपने कही कि डिफेंस, डिफेंस में वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट. मैं कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में आ सकता है. हमारे पब्लिक सेक्टर बहुत ही शानदार है, इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत ही अच्छी है. तो अब प्लेटफॉर्म चेंज होंगे. लास्ट कुछ सालों से हम इंपोर्ट अमेरिका से, रशिया से ज्यादा कर रहे हैं, ये एक हकीकत है. तो ये परिस्थिति में यूरोप और अमेरिका के लिए एशिया में जो एक ही कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट, जिस तरह पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस छोटा कंट्री होने के बावजूद भी सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में है, हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है. तो हमें अब ये प्रोजेक्ट करके दुनिया में जो हमारी इमेज है, वो इमेज को इस तरह ये 1 साल में हम कर सकते हैं कि इंडिया चाइना की तरह ही 10 साल में, जैसे चाइना ने अमेरिका के साथ 71 से 90 में प्रोग्रेस की और एक सुपर पावर आया. तो चाइना से हमेशा लोगों को डर था, पर इंडिया एक डेमोक्रेसी होती है, इसलिए यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी देशों को एक तसल्ली रहेगी कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा, ऊपर आएगा, तो दुनिया के बाकी सभी देशों को काफी फायदा होगा. और इंडिया की इमेज, वी आर नोन एज अ कंट्री हु नेवर इन्वेडेड एनीवन. पर 9 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं पर्टिकुलरली, और ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया की ये रहेगी कि हमारी जो इमेज है, हार्मनी, वसुधैव कुटुंबकम, एकदम अच्छा कंसेप्ट है. तो हमारी जो इमेज है, वो सॉफ्ट पावर, कल्चर, ये सब में इमेज को हम किस तरह 30 में प्रोजेक्ट करेंगे और कैसे ये प्रोजेक्ट होगी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. और इसके लिए फॉरेन पॉलिसी में हर एक मिशन के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहेगी कि कैसे एक तो हमारी जो इमेज कई सालों से एक शांतिपूर्ण देश, और एक बहुत साथ साथ में कॉमर्स की इकोनॉमिक पावर, तो ये दो चीजों की 2023 में हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. सर मैं आपसे, हम अभी, हाँ फॉर जी. एग्जांपल अफ्रीका के बारे में फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसा चाइना एक एजेंडा लेके जाता है, हम बेसिकली वी गो एंड आस्क देम हाउ कैन वी हेल्प यू, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं. और उसके बेसिस में, यानी द एजेंडा सेटिंग इज डन बाय द कंट्री दैट वी हेल्प.
ये नहीं कि हम अपने मफाद के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे मुल्कों को हेल्प करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडिया इज गोइंग टू बी ऑन द शो केस नेक्स्ट ईयर, एससीओ की और G20 के जो मीटिंग्स होने वाले हैं। आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो फिर दिल्ली में राइट्स हुए थे। तो मीडिया वाज कवरिंग बोथ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर वहां पे ओबामा होते या बाइडेन होते तो दे वुड हैव डेफिनेटली कमेंटेड अबाउट इट, और उसके बाद कई स्टेटमेंट्स आए हैं दूसरे लीडर्स के बाद। तो गिवन द फैक्ट के 2023 से इलेक्शन के हम इतने करीब आ रहे हैं, नेशनल इलेक्शंस, और नेशनल इलेक्शंस के दौरान इंडिया में पोलराइजेशन बढ़ जाता है। स्टेट इलेक्शंस भी कई होने वाले हैं। तो मतलब बेसिकली मुस्लिम बैशिंग विल बी फुल फ्लेज। मतलब हर टीवी, हर चैनल पे मुस्लिम टेररिस्ट, जिहादी टेररिस्ट। मुझे भी आप देखना कमेंट्स में शुरू हो जाएंगे, जिहादी टेररिस्ट, जिहादी टेररिस्ट। तो इस तरह का जब हम शो पुटअप करेंगे तो ये वासुदेव कुटुंबकम का जो हम क्लेम है कि हम सारी दुनिया हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो 200-300 मिलियन है वो हमारे ना तो भाई है, ना कुछ है, ना क्या है। सो हाउ विल दिस जार, मतलब वंस द स्पॉटलाइट जब इंडिया पे पड़ेगा ना तो पिंपल्स वगैरह सब नजर आने लग जाएंगे ना। तो हाउ इज इंडिया गोइंग टू मैनेज, कैन इंडिया मैनेज इट? मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉन्स्टेंटली कॉल्स होते हैं जेनोसाइड के लिए, हम सबको मार डालेंगे, हथियार की जरूरत नहीं है, चाकू तेज कर ले, ये कर ले, वो कर ले, एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम लीडर्स, इलेक्टेड एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बीजेपी के बहुत ही करीबी, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, उन्होंने कहा कि वी शुड कंप्लीटली बायकॉट मुस्लिम्स। तो क्या आप ट्रेड नहीं करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ? ऑयल नहीं खरीदेंगे इराक से या सऊदी अरब से? तो इस तरह के जो बयानात आएंगे इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि देर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामोफोबिक वोट जो कहता है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इस पार्टी को वोट डालेंगे। तो वो हाउ इज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियाज इमेज एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? क्योंकि दुनिया में 25% ऑफ द वर्ल्ड इज मुस्लिम। इसमें ऐसा है कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे को कुरान बहुत अच्छी तरह पता है, मैं जानता हूँ। तो आपने पहले अफ्रीका का कहा, अफ्रीका में हमारा एजेंडा और क्लैरिटी चाइना की तरह होनी चाहिए। मैं केनिया में था 9 to 12। हमारा ट्रेड चाइना से आगे हम निकल गए थे, ट्रेड डबल हो गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया से इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन का आया था। मेरा ये मानना है कि जो हम जो करते हैं, जो किया है, उसको चाइना की तरह एक क्लैरिटी के साथ कि कॉमर्स डेवलप होना चाहिए, कल्चर अपने आप होता है। तो ये जो एक हमेशा हमने कितनी सालों से क्या क्या किया, पर उसके बाद ये कई लोग, मैंने कई केन्या के अंदर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो इंडिया में पड़े थे या उनके रिश्तेदार पड़े थे 250 में से। तो ये सभी का एक पूरे अफ्रीका में अच्छी तरह यदि हम इसको फॉरेन पॉलिसी में यूज करेंगे, तो मेरा मानना है कि 5 साल में हम चाइना से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री अफ्रीका में बन सकते हैं। आपने जो दूसरी बात कही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान जो बनाया था बहुत समझ के बनाया था। सेक्युलरिज्म जो आप कह रहे हो, और कल्चर मैंने जो बताया, और तीसरा एजुकेशन। तो ये सब चीजें जो हो रही है, तो एक मैंने शुरू में स्टेटमेंट में कहा कि इंडियन कल्चर टू सेट द एजेंडा ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, डोमेस्टिक थिंग्स समटाइम्स शुड नॉट कंप्लीटली केप्ट आउट ऑफ दिस थिंग। हम अभी बात कर रहे हैं, हम सुपर रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। जी हाँ। सुपर रियलिस्ट पॉलिसी, जैसे मैंने कहा इंदिरा गांधी की रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी थी, तो उसके मैंने आपको बताया कि कितने इंडिया को फायदे हुए। सुपर रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी में हम बाकी दुनिया का जो मंतव्य है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये इतना कोई गंभीर समस्या इंडिया में है नहीं। आपने देखा होगा, और मैंने तो हमेशा देखा है, कि ये 10% 20% लोग होते हैं जो अमेरिका में आप जो कहते हैं क्यूआनॉन और जी हाँ। जी वाइट हाँ। सुप्रीमिस्ट, दे आर नॉट इन अ वेरी लार्ज नंबर। जी हाँ। और आज के दिन में भी लोगों के बीच में इतना ये नहीं है। जी जो हाँ। स्टेटमेंट देते हैं उसमें से आप उनका बायोडाटा देखोगे तो 80% लोग अनपढ़ है, उनको संस्कृत नहीं आती है, उनको हिंदू धर्म का पता नहीं है। जो मौलवी आके बोलते हैं उनको कुरान का पता नहीं है। तो ये जो है कि एक मीडिया का जो कहते हैं कि
इंडिया में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। एक तो मीडिया। मीडिया के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर वो तो अब उसका फ्रीडम इंडेक्स देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 150 के आसपास है। अब तो कुछ कुछ ही उनके लिए नंबर बाकी रहे हैं। जुडिशरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपने अमेरिका में देखा था कि इलेक्शन की 60 पिटीशन थी, 9 में से 3 जज ट्रंप ने अपॉइंट किए थे, पर उन्होंने सभी पिटीशन बाहर फेंक दी। उसके टैक्स रिटर्न भी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी जाए उससे पहले उन्होंने रिलीज कर दिए। तो जुडिशरी का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सब चीजें मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्शन 24 मिड 24 में होगा, तो अभी ये सोचना चाहिए कि 23 में G20 एससीओ इतना बड़ा हमें जो मौका मिला है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। बाकी ये सर थोड़ी चीजें आपने, चलती मैं रहती है। सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने हाँ, अभी प्लीज प्लीज बोलिए। फीफा में देखा, आपने कतर ने इतने पैसे खर्च किए और वर्ल्ड कप होस्ट करने की, लेकिन आपने देखा होगा बीबीसी, गार्डियन वगैरह, सम ऑफ द मीडिया, वो मुसलसिल उसकी ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर कॉन्स्टेंटली, मतलब दे हैव फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, कोई पॉजिटिव स्टोरी, यहाँ तक कि ओपनिंग सेरेमनी बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, राइट? सो दिस इज द वेस्टर्न मीडिया। तो इंडिया में जब ये होगा, देर आर गोइंग टू बी मेनी मीडिया सोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड जो विल बी फोकस्ड ऑन द नेगेटिव। अगर थोड़ा भी कहीं भी एक छोटा मोटा एपिसोड होगा, इट इज गोइंग टू बी इन द फ्रंट लाइंस। लेकिन तो मुझे ये फिक्र है कि जो छूट दी हुई है ना, ये जो भी बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं एट द लोकल लेवल, ये अजम्पशन है कि जो इनसाइड आउटसाइड का डिस्टिंक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वो बरकरार रहेगा। आई डोंट थिंक दैट विल बी, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया विल कम ओनली टू लुक फॉर समथिंग टू क्रिटिसाइज इंडिया विथ। तो इंडिया विल हैव टू बी at its best. It's an opportunity, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया, and I have full confidence in Jaishankar Saab's ability to put up a great diplomatic show, but he is not also the home minister. देखिए, इसमें एक चीज है कि कुछ इतने बड़े कंट्री में घटनाएं हो सकती है, पर वेस्टर्न मीडिया इतना हॉस्टाइल नहीं है जी जितना हम उसको परसीव कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि कतार का जो आपने बताया उस तरह के वो वेस्टर्न मीडिया हमारे एक तो दो चीजें हैं। इंडियन कम्युनिटी फॉरेन कंट्रीज में काफी पावरफुल है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया एक इमर्जिंग, बहुत ही फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो मीडिया को इतना, ये मैं ये कह सकता हूं कि जैसे चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं या बाकी कंट्री जैसे आपने कहा, इतना क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। ये चीजें टल सकती है जहां तक हो सके। मेरा ये मानना है कि पॉसिबल है। इंडिया में ग्राउंड लेवल पे कोई इतना वो नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा दस जी दस हाँ, 20%, और ये 10% भी हाईली एजुकेटेड, अच्छी जॉब, इस तरह का माहौल नहीं है। जी हाँ। तो इसको यदि कंट्रोल करना है, या उसको, मैं ये नहीं कहता कि कुछ होता नहीं है, वो तो अमेरिका में भी ये 6 जनवरी हो गया, चीजें होती रहती है। पर जहां तक हो सके ये सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपने बताया, तो 9 स्टेट में इलेक्शन है, पर मुझे ये लग रहा है कि इंडिया में थोड़ा लास्ट 3-4 महीने से काफी चेंज हो रहा है। और ये जो चेंजेस है उसकी वजह से अब मेरे ख्याल से जो एजेंडा है वो थोड़ा चेंज होगा। और लोग भी, एक हमेशा जो ट्रंप ने कहा कि इट इज स्टूपिड इकोनॉमी, अरे क्लिंटन ने स्टूपिड इकोनॉमी, मुझे लगता है लोग अब धीरे धीरे ज्यादातर इकोनॉमिक इश्यू, बेरोजगारी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। और ये आपने अभी रिसेंट इलेक्शन में देखा होगा कि दिल्ली में आप पार्टी एमसीडी में जीती या हिमाचल में कांग्रेस जीती। ये परिणाम थोड़ा बहुत ये दिखा रहा है कि लोग अब, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए अच्छा मौका है, लीडरशिप के लिए भी अच्छा मौका है कि ये चीजों से थोड़ा दूर रहे। और हमारी एक इमेज है, ये जो लोटस कहते हैं, तो लोटस इज अ सरस्वती देवी का वो है। तो इसमें आई फील दैट के गुड साइंस विल प्रिवेल। एक इंशाल्लाह। बहुत अच्छा
संस्कृत में 3000 साल पहले लिखा है, आना भद्रा क्रतुवयन्तु विश्वतः, लेट ऑल गुड थॉट्स कम टू देम एंड कम टू द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में मैं अभी भी मानता हूं कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण, लोगों के देहातों में बहुत अच्छे संबंध है। थोड़ा बहुत जो लग रहा है वो कुछ 3-4 स्टेट में है, साउथ में ऐसा कुछ है ही नहीं। आंध्र के नीचे नहीं आपको दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तो ये एक इमेज जो आप कहते हो ना, वो बन सकती है, पर इसको मेरे ख्याल से चेंज करना ये एक चैलेंज है। पर ये कोई डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है, क्योंकि इससे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि हम कई सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आप देखो तो एग्रो इंडस्ट्री, आईटी, आईटी में भी चिप्स का भी अभी प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू हो रहा है। स्पेस, वी आर वेरी गुड, वी आर 10% प्राइस ऑफ द अमेरिका एंड 5 times बेटर देन रशिया। दैट इज फ्रॉम द हाँ, बिगिनिंग। ये नासा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। जी हाँ, जी मैं हाँ, जब जी होनोलुलु में आया था तब उन्होंने कहा था। जी फिर हाँ, साइबर, तो ये सब चीजों को देखते हुए, और एजुकेशन आपने देखा है कि 500 फॉक्स में 300 सीईओ सीएफओ इंडियन है। तो ये जो आईआईटी आईआईएम, उनका स्टैंडर्ड पहले, एक नेहरू की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने आईआईटीएम बनाया, कि जहां लोग 10-15 हजार रुपये में आईआईटीआईएम करके अमेरिका गए। जी हाँ। मैं मेडिसिन पढ़ा हूँ, मैंने मेरा मेडिकल का जो कोर्स किया है, आपको ताजुब होगा, 5,000 रुपया फीस थी टोटल, जी साढ़े हाँ, चार जी साल हाँ। की। सर, हमारा तो ये बहुत वक्त खत्म हो बड़ा रहा है अब। इम्पोर्टेंट है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी मैं आपको इंटरेस्टिंग। जी एक, इंशाअल्लाह, जो आपने कहा ना कि इंडिया में 23 में क्या होना चाहिए, जी तो इंशाअल्लाह एक हमारे शांति पाठ है कि 3000 साल पुराना है, कि होम सर्वेसा स्वस्तु भवन्तु, सर्वेसा शांति भवन्तु, सर्वेसा पूर्ण भवन्तु, ऑल बिकम फॉर्चुनेट, अटेन पीस एंड अचीव परफेक्शन। तो जो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, वसुधैव कुटुंबकम, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज यदि होगी, और ये हमारा पूरा कल्चर ही ये है, तो मैं सोचता हूँ कि 23 हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह देखता हूँ, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया। और फिर से आपको और दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। जी जी जी, थैंक यू शुक्ला साहब। हम 2023 पे काफ़ी क्लोज नज़र रखेंगे और शुक्ला साहब से भी बार बार बात करते रहेंगे, स्पेशली जब एससीओ होगा, जब G20 की मीटिंग होगी। और आपने बहुत ही मतलब ऑनेस्टली जो डिफ़िकल्ट सवालात हैं उनको एड्रेस किए। थैंक यू वेरी मच शुक्ला साहब। और आपके सुनने वालों को मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपको ये शो पसंद आया या ना ही भी पसंद आया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आई एम श्योर कि आप लोग कई चीज़ों से अग्री करते होंगे या डिसएग्री, उसके कमेंट्स में बताएं हमें। और शुक्ला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फर्स्ट विजिट टू थैंक यू। कॉन्वर्सेशन, बट इंशाल्लाह आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी जरूर। नमस्कार। मच।